मेरा नाम अशरफ है। मेरी उम्र 20 साल है। मेरे अब्बू शहर से कपड़े का कारोबार करते हैं और इसके लिए वो महीने में सिर्फ 2 दिन के लिए घर आते हैं और घर में मैं और मेरी सुतीली माँ फरा होते हैं। मेरी सुतीली माँ फरा की उम्र 30 साल है। मैं उन्हें प्यार से छोटी अम्मी या कभी कभी सिर्फ अम्मी बुलाता हूँ। वो मेरे अब्बू से 20 साल छोटी हैं। उनको देखकर बिल्कुल नहीं लगता था कि वो शादीशुदा हैं। वो ऐसे लगती हैं जैसे कोई कुंवारी लड़की जिसे कुदरत ने खूब मालो माल किया हो। अब्बू महीने में सिर्फ 2 दिन ही घर आते हैं, इसमें भी 1 दिन आराम करने में गुजारते हैं और अगर घर पर मेहमान न जाएं तो वो दिन भी अम्मी को वक्त नहीं दे पाते और इससे अम्मी की मुश्किल और बढ़ जाती है। ऐसे में मैंने अपनी सौतेली माँ की मदद करने का फैसला किया क्योंकि मैंने उन्हें कई बार रोते हुए देखा। अब्बू और अम्मी का कमरा ग्राउंड फ्लोर पर था और मेरा फर्स्ट फ्लोर पर, और अक्सर किचन से कुछ लेने आता तो छोटी अम्मी कमरे से उनके रोने की आवाज़ें आ रही होती थीं। मेरे पूछने पर वो हमेशा ख़राब तबीयत का बहाना करके टाल देती। मैंने उनकी मदद करने का फ़ैसला तो कर लिया, मगर ये तब मुमकिन था जब अम्मी को भी इस मदद की ख्वाहिश हो। एक दिन मैं कॉलेज जाने के लिए तैयार होकर निकला, मगर वहाँ जाकर मालूम हुआ कि टीचर्स और कॉलेज के मालिक के दरमियान तनख्वाह को लेकर झगड़ा हुआ और टीचर एहतजाज पर थे, जिसकी वजह से कॉलेज बंद था। मैंने कुछ वक्त वहाँ अपने दोस्तों के साथ गुजारा और वापस घर की तरफ रवाना हुआ। उस वक्त मेरे वहमो गुमान में नहीं था कि आज के दिन के बाद सब कुछ बदलने वाला है। मेरी सौतेली माँ, जिसे मैं हमेशा माँ की नज़र से ही देखता था, आज उनके लिए मेरी सोच और नज़र बदलने वाली है। कॉलेज से सीधा घर पहुंचा और अपनी चाबी से दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। अंदर जाकर छोटी अम्मी को बताना चाहा, मगर वो अपने कमरे में नहीं थी। उनके कमरे का वॉशरूम भी खुला था। वहाँ से किचन में गया तो वहाँ भी नहीं थी। ये बात काफ़ी हैरानकुन थी क्योंकि छोटी अम्मी को इस वक्त घर में आए हुए 2 महीने हो गए थे और अभी तक वो मुझे बताए बगैर कहीं नहीं गई थी। लेकिन फिर मेरे जहन में चची यास्मीन का ख्याल आया और मैंने सोचा शायद वहाँ गई होंगी। आखिर वो छोटी अम्मी की सगी बहन तो हैं। ये सोचकर मैं सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर जाने लगा। अगर आखिरी कुछ स्टेप्स पर ही रुक गया, मेरी मानो जैसे ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का सांस नीचे रह गया। जब मैं अपने होश में आया और गौर से देखा तो अंदाज़ा हुआ कि वो अपने बाल साफ कर रही थीं। मैं कुछ लम्हे वहाँ रुका और वापस जाने ही वाला था कि छोटी अम्मी की नज़र मुझ पर पड़ी। उन्होंने फ़ौरन ही अपनी टांगें समेट लीं। मैं भी फ़ौरन नीचे की तरफ मुड़ा और जाते जाते ऊंची आवाज़ में गुस्से से बोला, सीढ़ी का दरवाज़ा लॉक कर लिया करें। गर्मी में इस वक्त अपनी बाइक पर निकला और शहर में घूमना शुरू कर दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं छोटी अम्मी का सामना कैसे करूं। अगर उन्होंने अब्बू को सब बता दिया तो अब्बू क्या सोचेंगे। जब सड़क पर बाइक चला चला कर थक गया तो वापस घर की तरफ रवाना हुआ। अब तक शाम हो चुकी थी। घर पहुंचकर मैं सीधा छत पर अपने कमरे में चला गया। अब्बू ने अगले दिन शाम को आना था और मैं ये सोचकर दिल घबरा रहा था कि अब्बू का रद्द-ए-अमल कैसा होगा। अभी मैं कुछ देर अपने बेड पर लेटा ही था कि कमरे का दरवाज़ा बजने की आवाज़ आई। मैं हिम्मत करके अंदर आने का बोला। छोटी अम्मी दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई। वो अब नहाकर नए कपड़ों में थीं। बाल उनके अभी भी गीले थे। छोटी अम्मी मेरे साथ आकर बेड पर बैठ गईं। कुछ देर हम दोनों इसी तरह खामोश बैठे रहे। फिर छोटी अम्मी ने बोलना शुरू कर दिया। छोटी अम्मी, देखो बेटा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। उस वक्त मुझे अपने कमरे में तैयार होना चाहिए था। ऊपर मैं इसलिए गई कि वहाँ रोशनी में आसानी रहे, मगर मुझे अंदाज़ा नहीं था कि तुम इतनी जल्दी वापस आ जाओगे। मैं वादा करती हूँ कि आइंदा मैं एहतियात करूँगी। बाप, बस इस बात का जिक्र किसी से मत करना, ख़ास तौर पर अपने अब्बू से तो बिल्कुल नहीं। उस वक्त मेरे जहन से एक बोझ उतर गया और मैंने उन्हें हड़ताल के बारे में बताया और बोला, अम्मी, मैं शर्मिंदा हूँ। अगर मुझे इल्म होता तो मैं ऊपर की तरफ ना आता। आगे से मैं भी एहतियात करूँगा। छोटी अम्मी ने मेरे सर पर हाथ फेरा और प्यार से बोली, मैं उम्मीद करती हूँ कि आज जो भी हुआ हम उसे भूलकर दोबारा से नॉर्मल रहेंगे। मैंने इस बात में सर हिला दिया, मगर हकीकत ये थी
कि अब सब कुछ बदल चुका था और नॉर्मल होने की कोई उम्मीद नहीं थी। छोटी अम्मी के कमरे से जाने के बाद मैं काफ़ी देर तक उनके बारे में सोचता रहा। रात के खाने के बाद मैं अपने कमरे में सोने की कोशिश कर रहा था, मगर नींद का नामो निशान नहीं था। मैं तंग आकर कमरे से बाहर निकला कि ताज़ा हवा ले सकूं। अगली सुबह नाश्ते पर अम्मी बहुत खुश लग रही थीं। शायद उसकी वजह ये थी कि आज शाम को अब्बू ने घर आना था। आज जुम्मे का दिन था और कॉलेज से छुट्टी जल्दी हो गई। घर आते छोटी अम्मी ने मुझे काम पर लगा दिया, खाना बनाने में और घर की सफाई में। मैं उनका हाथ बटा रहा था। शाम होने को थी और छोटी अम्मी सारे काम करने के बाद थकी हुई लग रही थीं। छोटी अम्मी बोली, मैं बहुत थक गई हूँ, मैं नहाकर फ्रेश होती हूँ और फिर तैयार भी होना है। तुम्हारे अब्बू आते ही होंगे, तुम भी थक गए होगे, जाकर रेस्ट करो। रात के खाने तुम्हारे अब्बू के साथ मिलकर खाएंगे। मैंने उस बात में सर हिलाया और अपने कमरे में चला गया। आधे घंटे बाद घर की बेल बजी और फिर दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई और साथ ही अब्बू की आवाज़ आई। अब्बू शायद मेरा पूछ रहे थे। मैं अपने कमरे से निकलकर नीचे गया, अब्बू को सलाम किया। अब्बू ने मेरी पढ़ाई के मुतल्लिक सवाल करना शुरू कर दिए। थोड़ी ही देर में छोटी अम्मी आईं और उन्होंने हम दोनों को खाना लगने के बारे में बताया। मैं और अब्बू फौरन खाने के टेबल पर गए। खाना खाने के बाद अब्बू अपने कमरे में चले गए। मैं छोटी अम्मी की मदद करने लग गया। बर्तन समेटने में छोटी अम्मी जल्दी जल्दी हाथ चला रही थीं। मुझे उनकी जल्दबाजी अच्छी तरह समझ आ रही थी। बर्तन समेटने के बाद छोटी अम्मी अपने कमरे में चली गईं और मैं अपने कमरे में जाकर बेड पर लेट गया। थोड़ी देर बाद मैं उठा और विंडो से छोटी अम्मी के कमरे में झांका, जहां छोटी अम्मी अब्बू से प्यार कर रही थीं और छोटी अम्मी ने मुझे देख लिया था। मैं जल्दी से पीछे हटा। अगले 2 दिन छोटी अम्मी और मैं एक दूसरे से नजरें चुराते रहे और एक दूसरे से ज्यादा बात ना करते, मगर अब्बू के सामने नॉर्मल रहने की कोशिश करते रहे कि उन्हें शक न हो। 2 दिन बाद अब्बू वापस जाने वाले थे और ये सोचकर मेरी टेंशन बढ़ती जा रही थी, क्योंकि मुझे पूरा यकीन था कि अब्बू के जाने के बाद अम्मी ने ज़रूर मुझसे बात करनी थी। 2 दिन बाद मैं कॉलेज जल्दी चला गया। अब्बू जा चुके थे और मैं अम्मी का सामना करने से डर रहा था। कॉलेज के बाद काफ़ी देर तक मैं अपने दोस्तों के साथ घूमता रहा, मगर शाम में मुझे वापस आना था। मैं बहुत डर रहा था। शाम को मैं अपने घर पहुंचा और छत पर अपने कमरे में जाकर लेट गया। अभी कुछ ही देर गुजरी थी कि मेरे कमरे के बाहर मुझे कदमों की आवाज़ सुनाई दी। मेरा दिल बहुत तेज धड़क रहा था। कुछ सेकंड के बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने अंदर आने का कहा। छोटी अम्मी ने दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हो गई। मेरे साथ बेड पर आकर बैठ गई। छोटी अम्मी बोली, देखो अशरफ, वो सुबह जो हुआ था, मैंने माना कुछ हद तक मेरी गलती थी और मैं उस पर शर्मिंदा भी थी, लेकिन उस रात तुमने जो हरकत की, मैं उस पर बहुत ज़्यादा मायूस हूँ तुमसे। मुझे तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी कि तुम इतनी घटिया हरकत कर सकते हो। अम्मी कुछ देर के लिए रुकी और फिर बोली, उम्र के जिस हिस्से में तुम हो, मैं समझ सकती हूँ कि इसमें अक्सर इस तरह के ख्यालात आते हैं। ये नहीं कि तुम अपनी ही माँ और अब्बू को इस तरह देखो। मैंने तुम्हारे अब्बू को इसलिए नहीं बताया कि अगर मैं उन्हें बता देती तो मैं जानती हूँ कि वो तुम्हें जान से मार देते, लेकिन आज के बाद अगर तुमने इस तरह की घटिया हरकत करने का सोचा भी तो मैं बगैर सोचे समझे तुम्हारे अब्बू को बता दूंगी और इसके बाद तुम्हारा जो हश्र होगा वो तुम सोच भी नहीं सकते। कमरे में एकदम खामोशी छा गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोलूं। आखिरकार मैंने हिम्मत करके कुछ बोलना शुरू किया। मैं बोला, उस दिन सुबह जो भी हुआ उसमें मेरी भी गलती बिल्कुल नहीं थी। अगर मुझे मालूम होता कि आप छत पर हैं तो मैं कभी भी नहीं आता, लेकिन जब मैंने उस दिन आप जिस तरह आपको देखा तो पता नहीं मेरे दिमाग को क्या हो गया। मैं बहुत कोशिश करने के बावजूद आपका ख्याल अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहा था। सच तो ये है कि आज तक मैंने आपसे ज़्यादा हसीन औरत देखी नहीं और उस रात मुझसे रहा नहीं गया। मैं जानता हूँ जो कुछ भी मैंने किया वो बिल्कुल गलत था, लेकिन मेरा अपने ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रहा था। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दें, ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। मुझे छोटी अम्मी की आंखों में गुस्सा साफ नज़र आ रहा था और मैं मासूम शक्ल बनाकर बैठा रहा। छोटी अम्मी फिर गुस्से से बोली, अच्छा तो फिर ये बताओ
कि जबकि मैंने तुम्हें देख लिया तो उसके बाद तुम वहाँ खड़े क्यों रहे, हट क्यों नहीं गए? मैंने बहुत डरते डरते बोला, मुझे उस वक्त कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने आपको बताया ना कि मेरा दिमाग खराब हो गया था, लेकिन आपने भी तो मेरे से नजर नहीं हटाई थी और मेरी आंखों में आंखें डालकर देखती रही थी। छोटी अम्मी कुछ देर के लिए खामोश हो गई। वो जानती थी कि बात तो सच है और कुछ देर के लिए वो भी बह गई थी, मगर एकदम से उनकी आंखों में फिर से गुस्सा उतर आया। वो एकदम खड़ी हुई और मेरे मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ रसीद किया। उसके बाद वो बगैर कुछ बोले मेरे कमरे से निकल गई। अगले कई महीनों तक छोटी अम्मी ने मेरे से ठीक से बात नहीं की। मैं भी हमेशा उनसे नजरें चुराता रहा, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता कुछ अरसे के बाद सब कुछ नॉर्मल होना शुरू हो गया। उस दिन के बाद अगले 5 साल तक मैंने बहुत कोशिश की दोबारा कभी मुझे ऐसा मौका मिले, लेकिन अब छोटी अम्मी बहुत मोहतात हो चुकी थी। वो अक्सर मुझे घूरते हुए देख लेती, लेकिन इस बात को नज़रअंदाज कर देती। 5 साल गुजर चुके थे और अब मेरी उम्र 20 साल थी। अब्बू ने मेरा दाखिला हमारे शहर में ही एक यूनिवर्सिटी में करवा दिया था ताकि छोटी अम्मी घर पर अकेली ना हो। मैं अपनी यूनिवर्सिटी के आखिरी साल में था और गर्मियों की छुट्टियों में मैं घर में बिल्कुल फारिग था। उन दिनों अब्बू ने फ़ोन करके अम्मी को बताया कि इस बार वो 2 से 3 महीने तक घर नहीं आ सकेंगे। शायद इस वजह से छोटी अम्मी अब पहले से ज़्यादा परेशान रहने लग गई थी। उनके लिए अब अकेला रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। अम्मी की परेशानी मुझसे देखी नहीं जाती, तो मैं सीधा यास्मीन चाची के पास पहुंच गया। उन्हें जाकर बताया कि किस तरह छोटी अम्मी हर वक्त रोती रहती हैं और बहुत ही ज़्यादा परेशान रहती हैं और पहले से ज़्यादा खामोश हो गई हैं। यास्मीन चाची अपनी बहन का सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हो गई और फ़ौरन ही मेरे साथ घर को चल पड़ी। यास्मीन चाची सीधा छोटी अम्मी के कमरे में गई। अम्मी उस वक्त भी रो रही थी और अपनी बहन को देखकर उन्होंने अपने आंसू छुपाने की कोशिश की। यास्मीन चाची ने फ़ौरन अपनी बहन को गले से लगा लिया। छोटी अम्मी मेरी तरफ पलटी और मुझसे बोली, अशरफ आप अपने कमरे में जाएं। मैं वहां से निकलकर अपने कमरे में जाने की बजाय उनके कमरे की खिड़की के बाहर आकर खड़ा हो गया। आज मेरी किस्मत बहुत अच्छी थी क्योंकि आज खिड़की छोटी अम्मी बंद करना भूल गई थी। मुझे वो दोनों बेड पर बैठी नजर आ रही थी और उनकी आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। तब छोटी अम्मी बोली, आप ही अब मैं अकेले रह रहकर बहुत थक गई हूँ। फरहाद अपनी उम्र के उस हिस्से में है जिसमें शायद उनकी ताकत ख़त्म हो गई है, मगर मेरी उम्र सिर्फ 30 साल है और मेरी भी बहुत ख्वाहिशात हैं कि मेरा शौहर हर वक्त मेरे साथ रहे, मुझे प्यार से देखे, मेरे से प्यार से बात करे और मुझे प्यार से चूहे। जब घर में आते ही तो अक्सर बहुत ज़्यादा थके हुए होते हैं और मेरी ज़रूरत अधूरी रह जाती है और उसके बाद पूरा 1 महीना मेरे लिए घर में रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। देख पर तेरा शौहर 2 महीने बाद या महीने बाद ही सही, लेकिन घर तो आता है। मुझे देख, जिसका शौहर उसके पास होते हुए भी उसके पास नहीं है। मेरा शक यकीन में बदल गया। चाचू रेहान के बारे में मैंने जो कुछ भी सुना था वो बिल्कुल सच था। मुझे चची यास्मीन के ऊपर तरस आना शुरू हो गया। छोटी उम्मीदों से ये बात शायद पहले मालूम नहीं थी। उन्होंने ये बात सुनते ही हैरान होकर कहा कि क्या मतलब आपी? मैं कुछ समझी नहीं। मतलब ये कि मेरा शौहर नामर्द है। हमारी शादी के पहले ही वो नामर्द हो चुका था। मुझे ये बात शादी के बाद मालूम हुई। छोटी अम्मी ये सुनकर हक्की बक्की रह गई। उन्होंने अपना हाथ फौरन अपने मुंह पर रख लिया। उन्हें अब अपनी बहन पर बहुत ज़्यादा प्यार आने लग गया था। कुछ देर खामोश रहने के बाद छोटी अम्मी बोली, तो आपने इतना अरसा कैसे गुजार दिया और कभी मुझे या किसी और को इल्म ही नहीं होने दिया? क्या आपका दिल नहीं करता कुछ करने को? कैसे गुजारा करती हैं? छोटी अम्मी बहुत ज़्यादा हैरान लग रही थीं। वो ये समझने से कासिर थीं कि आखिर कोई इंसान बगैर ऐसा कुछ किए कैसे रह सकता है। अब यास्मीन चाची ने एक लंबी सांस भरी और बोली, तलब तो होती है, बहुत ज़्यादा होती है। आखिर मैं भी इंसान हूँ। शादी से पहले मेरे बहुत सारे अरमान थे। शादी के बाद मेरे सारे अरमान बह गए। ख़ानदान की शर्मिंदगी से डर से मैंने कभी ये बात किसी को नहीं बताई। रेहान बहुत अच्छे इंसान हैं, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं और बहुत प्यार करते हैं, इसलिए मुझे भी उनकी इज्जत का ख्याल है। मेरे पैरों की ज़मीन नीचे से निकल गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। ये कहते यास्मीन चाची ने दरवाज़ा बंद कर दिया और मैं बाहर खड़ा सोच रहा था आखिर कैसे खिड़की से चुप करके देखते हुए मैं बहुत बेचैन हो रहा था।
میرا دل کر رہا تھا کہ میں ابھی بھی دروازہ کھول کر اندر جاؤں اور اپنے دل کے سارے ارمان نکال دوں۔ اس دن میں نے اپنا فیصلہ ہاسٹل میں رہنے کا ہی کر لیا، کیونکہ اگر میں بھی گھر رہتا تو میں ضرور ان کے ساتھ مل کر کوئی غلط کام کر بیٹھتا۔ محترم ناظرین اور سامعین، ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔